कुछ दिन पहले इंडिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल आया जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया। नॉर्थ वर्सेस साउथ, डेवलपमेंट वर्सेस पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी वर्सेस पावर। एमके स्टालिन ने इस बिल की कॉपीज को अपने हाथों से जलाया, पार्लियामेंट के बाहर लाइव कैमरे के सामने। और दूसरी तरफ बीजेपी के कहना है कि ये बिल सिर्फ फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो सच क्या है, मैं आज तुम्हें वो एंगल दूंगी जो किसी ने नहीं दिया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। अमेरिका में हुआ, यूके में हुआ, पाकिस्तान में हुआ और साउथ अफ्रीका में हुआ। और जब हुआ तो क्या हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया उसी मोड़ पे खड़ा है जहां ये देश पहले खड़े थे। तो चलते हैं दुनिया से इंडिया तक। आई एम डॉक्टर मृणाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि ये डीलिमिटेशन बिल आखिर है क्या। हर देश में पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जहां से एमपी उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। और जब एक देश की आबादी ज्यादा बढ़ती है या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है तो लाइन को दोबारा खींचा जाता है, और इसी का नाम है डीलिमिटेशन। कुछ एरिया की सीट बढ़ जाती है और कुछ एरिया की सीट कम हो जाती है और बाउंड्रीज दोबारा चेंज हो जाती हैं। और इंडिया में आखिरी बार हुआ था 1973 में, और तब से लेकर आज तक 1971 में इंडिया की आबादी थी 55 करोड़ और आज है 140 करोड़। आबादी 3 गुना हो गई और सीट वही 543। तो अब मोदी सरकार ने बोला अब बदलना होगा। और जब अपोजिशन ने उस बिल को पढ़ा तो एक चीज मिली जिसने पूरे खेल को बदल दिया। सो वो क्या था हम देखेंगे, पर पहले देखते हैं कि दुनिया क्या कहती है। सबसे पहला अमेरिका। 2010 में वहाँ की सीट की लाइंस को भी दोबारा खींचा गया। सो लाइन कौन खींचता है? सरकार खुद। रिपब्लिकन पार्टी ने विस्कॉन्सिन में एक लाइन ऐसी खींची, 48% वोट लिए और 60% सीटें जीती। और दूसरी पार्टी ने 52% वोट लिए और सीटें जीती सिर्फ 40%। मतलब ज्यादा वोट लाओ और फिर भी हारो। और इसी का नाम है जेरीमैंडरिंग, यानी लाइन खींचने का गेम ही पलट देना। अब बात करते हैं सेकंड, यूके 2023। यूके ने एक अलग तरीका अपनाया। सरकार ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई। बोला कोई नेता लाइन नहीं खींचेगा, सिर्फ एक्सपर्ट्स खींचेंगे। आज लोग वहाँ ट्रस्ट करते हैं क्योंकि प्रोसेस फेयर है। सो आज इंडिया के बिल में भी यही सवाल है, आगे बताते हैं। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंपल रूल दिया, हर 10 साल में एक सेंसस, और हर सेंसस के बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ होगी। और हुआ भी 1952, 1963 और 1973 में डीलिमिटेशन कमीशन बने। मगर 1970s में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। साउथ इंडिया के स्टेट्स जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला ने फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया। अब देखते हैं नंबर्स को। केरला और तमिलनाडु की फर्टिलिटी रेट 2 से भी नीचे है, और उत्तर प्रदेश की है 2.4 और बिहार की है 3। साउथ वालों ने सोचा कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट रिवार्ड में हमारी सीटें काट ली जाएंगी। तो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया, तो सीट फ्रीज हो गई 1971 के सेंसस के बेसिस पर। और 2001 तक कुछ नहीं बदला। और फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 84th अमेंडमेंट पास किया, जिससे सीटें और फ्रीज हो गई 25 साल के लिए। लॉजिक सिंपल था, अच्छे काम की सजा नहीं। और 50 साल में इंडिया इतना बदला, एक ऐसा लूप साइडेड सिस्टम बन गया जो दुनिया के किसी भी बड़े डेमोक्रेसी में नहीं था। अब देखते हैं कुछ शॉकिंग नंबर्स को। 1971 से 2011 के बीच 5 सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्रा एंड कर्नाटका, इनकी कंबाइंड आबादी बढ़ी 11.7 करोड़। और उत्तर प्रदेश तो अकेला 11.5 करोड़ बढ़ा, यानी एक अकेला स्टेट 5 स्टेट के बराबर। तो अगर आज डीलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर हो तो यूपी को मिलेगी 17+ सीट और बिहार को मिलेगी 11+ सीट। तमिलनाडु खोएगा 9 सीट और केरला खोएगा 6 सीट, यानी 30% का रिडक्शन। यानी हिंदी बेल्ट स्टेट कंबाइंड गेन सीट 43+, और 5 सदर्न स्टेट्स को मिलाकर कंबाइंड लॉस होगा 23+ सीट्स का। सिंपल शब्दों में कहें तो साउथ की आवाज परमानेंटली कट हो जाएगी और नॉर्थ की पॉलिटिकल पावर बूस्ट हो जाएगी। और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी ने प्रूव किया, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा लोग होते हैं वहाँ के एमपी के कैबिनेट में जाने की प्रोबेबिलिटी 20% कम हो जाती है। मतलब अगर तुम्हारा एमपी यूपी से है तो मिनिस्टर बनाने की रेस में वो ऑलरेडी 22% पीछे है। और अगर मिनिस्टर नहीं तो बजट नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं और डेवलपमेंट नहीं। मतलब ये डबली पेनलाइजिंग है बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर्स के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 16 अप्रैल 2026 को अमित शाह लोकसभा में खड़े हुए। उनका कहना था कि लोकसभा सीट 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएंगी। मतलब 815 सीटें स्टेट्स के लिए और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह ने कहा कि कोई स्टेट सीट नहीं खोएगा, सबको ज्यादा मिलेंगी, वो भी प्रो राटा के बेसिस पर। अगर हम बात करें साउथ इंडिया के स्टेट्स की तो करंट सीट है 129 और अब होंगी 195, यानी एक्स्ट्रा सीट साउथ में बढ़ेंगी 66+।
और साउथ का शेयर 23.67 से 23.87, मतलब ऑलमोस्ट सेम। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, सब कुछ सादा मिला और किसी का कुछ नहीं गया। मगर जब अपोजिशन ने उसका टेक्स्ट पढ़ा तो उसमें ऐसी चीज हुई जिसने सबको शॉक कर दिया। डीएमके के एमपी ए रजा सीधे पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने सीधा सवाल पूछा, सर प्रो लाटा वर्ड बिल में कहाँ है? और जवाब नहीं मिला, न स्पीकर से और न ही होम मिनिस्टर से। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि अगर बिल में प्रो लाटा वर्ड ही नहीं है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ भी फॉर्म में यूज कर सकती है। और बिल में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि 3 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम सेंसस चूज करने की पावर। बिल कहता है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करेगी 2011 की सेंसस को यूज करना है या फिर 2027 की। मतलब ये हुआ कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो डिसाइड करेगी कौन सा सेंसस यूज करना है जो कि उन्हें फायदा दे। और प्रॉब्लम नंबर 2, वोट में चैलेंज बंद। Section 10 Clause 2 of Delimitation Bill. After such order, silent force of law shall not be thrown in question in any court. Delimitation Commission जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता। याद है पाकिस्तान में एग्जाम्पल, वहाँ भी कमीशन के डिसीजंस ट्रांसपेरेंट नहीं थे, वहाँ भी कोई चेक नहीं था। और इंडिया का बिल भी वही रास्ता खोल रहा है। तीसरा, प्रो लाटा का प्रॉमिस दिखा नहीं। ये कोई थ्योरी नहीं है। मार्च 2013 में असम में डिलिमिटेशन हुआ। पहले 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम 35 में मेजोरिटी में थे और डिलिमिटेशन के बाद गिरकर सिर्फ 20 रह गई। यानी लाइन्स तो बदली लेकिन वोटर्स नहीं। अब सोचो अगर यही फॉर्मूला 850 सीट्स पे नेशनली अप्लाई हुआ बिना किसी कोर्ट चैलेंज के और बिना किसी इंडिपेंडेंट कमीशन के। और बात सिर्फ सीट्स की नहीं है बल्कि पैसा भी इसमें। हर 100 रुपए टैक्स के बदले स्टेट को कितना वापस मिलता है? कर्नाटका देता है 100 रुपए और बदले में मिलते हैं 13.9 रुपए। और तमिलनाडु देता है 100 और इसके बदले में मिलते हैं 29.7 रुपीज। और केरला देता है 100 और मिलते हैं बदले में 63.4 रुपीज। और अब बारी यूपी की। यूपी देता है 100 रुपए और बदले में मिलते हैं 333 रुपए। और बिहार देता है 100 तो बदले में मिलते हैं 922 रुपए। झारखंड देता है 100 तो बदले में मिलते हैं 303 रुपए। यानी साउथ के स्टेट जो सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करते हैं उन्हें वापस कुछ नहीं मिलता। और अगर अब उनकी सीट भी कम होगी तो पार्लियामेंट में उनकी आवाज उठाने वाले लोग भी कम होंगे। तो अब आप दोनों का आर्गुमेंट सुनो और खुद डिसाइड करो। सबसे पहला है नॉर्थ का आर्गुमेंट। यूपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 लाख लोग और केरला में 18 लाख लोग, मगर दोनों के पास सिर्फ एक एमपी। तो क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं। 140 करोड़ लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा सीट मतलब ज्यादा गवर्नेंस और बेहतर रिप्रेजेंटेशन। प्रो लाटा प्लान के हिसाब से साउथ का कुछ नहीं जाता बल्कि एक्स्ट्रा 66 सीटें मिलती है। अब बात करते हैं साउथ के आर्गुमेंट की। साउथ ने सालों से फैमिली प्लानिंग किया, पढ़ाई में इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाई। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं। और रिवार्ड में अगर बिल पास होता है तो उनकी सीटें काटती जाएंगी। और मेन पॉइंट, बिल में प्रो लाटा वर्ड ही नहीं। सेंसस चूज करने की पावर रूलिंग पार्टी के साथ है और अब कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऑप्शन नहीं। इंडिया के पास अभी भी वक्त है इसे सही करने का। सिर्फ 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला, प्रो लाटा गारंटी। दूसरा, इंडिपेंडेंट कमीशन। और तीसरा, कोर्ट में चैलेंज करने का हक। अगर ये 3 चीजें बिल में आ जाए तो नॉर्थ एंड साउथ की लड़ाई खत्म। मगर जब तक नहीं आती, ये बिल एक हथियार है, गलत हाथों में डेमोक्रेसी तोड़ सकता है। तुम कहाँ से हो कमेंट्स में बताओ, नॉर्थ से हो या साउथ से? अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।